Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। वहाँ पर 10K से ज़्यादा ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। स्टार्ट करेंगे इस अमेजिंग से सेशन को। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको बहुत डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स का, जिसको लेकर अगर यहाँ पे कोई भी सवाल आता है यूपीएससी या स्टेट पीएससी के अंदर, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, उसको आप बहुत आराम से हैंडल कर पाओगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप तैयार हो जाते हो इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ में आपको पता होगा मॉर्निंग में 8:30 बजे तक एक और वीडियो अपलोड होता है द हिंदू का, उसमें पूरा का पूरा न्यूज़पेपर का जो कवरेज है वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, और द हिंदू के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो आपके शाम वाले वीडियो के अंदर कवर हो जाते हैं। तो आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है ये बात करता है इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है। इस टॉपिक को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे। न्यूज़ क्या है पहले हम इसको समझते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ में जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे होंगे, तो इन दोनों की रिसेंटली मीटिंग होती है न्यू दिल्ली के अंदर, जहाँ पे इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करी है। उसी के बारे में इस आर्टिकल के अंदर बताया गया, और उस आर्टिकल के मदद से हमें मौका मिला है कि हम लोग इंडिया जर्मनी के जो रिलेशंस हैं इनको पढ़ सकें कि दोनों के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा रिलेशंस को लेकर हर बार यूपीएससी के अंदर जीएस पेपर नंबर 2 मेंस के अंदर सवाल आता ही आता है, चाहे वो इंडिया रशिया का रिलेशन हो, इंडिया चाइना का रिलेशन हो, ऐसे कई क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखे होंगे। तो हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई। इस मीटिंग के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को जानते हैं। जब मीटिंग हो रही थी तो इंडिया और जर्मनी दोनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट को साइन किया जिसका नाम है कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये जो पार्टनरशिप्स बेसिकली करी गई है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसका मकसद ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रैवलिंग है उसको और ज़्यादा आसान कर दिया जाए। यानी आप, मैं, कोई भी जो व्यक्ति है वो अगर रिसर्च के लिए ट्रैवल करना चाहता है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, या अपनी पढ़ाई के लिए या अपने काम के लिए, तो वो बहुत आराम से ट्रैवल कर सके, उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर यह पार्टनरशिप करी गई है। आगे की कहानी को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया और जर्मनी के लोकेशंस को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इंडिया के कंपैरिजन में जर्मनी कहाँ है ये आपको देखना होगा। तो आते हैं हम लोग मैप के ऊपर, आपको ये हमारा महान भारत देखने को मिलेगा। इंडिया के कंपैरिजन में आपको इधर जाना है, यहाँ पर आपको जर्मनी नजर आएगा। जर्मनी के आसपास काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आपको देख रही होंगी। इनकी लोकेशंस को बहुत अच्छे से देख लेना। करना क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री न्यूज़ में होती है तो उसके लोकेशन के साथ साथ उसके आसपास कौन कौन से देश हैं जो कि उसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होती है। तो जैसे यहाँ पर ये जर्मनी हुआ, जर्मनी के इधर नेदरलैंड हो गया, इधर बेल्जियम हो गया, इधर लग्जमबर्ग हो गया, इधर यहाँ पर फ्रांस हो गया, नीचे स्विट्जरलैंड हो गया, इधर ऑस्ट्रिया हो गया, इधर चेक रिपब्लिक, और इधर यहाँ पर पोलैंड हो गया। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन हो गई। पीछे यहाँ पर आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये यहाँ पे जर्मनी के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, जो लोकेशंस हैं, वो यहाँ पर आपने देख ली हैं। अब होगा क्या, मैंने आपको बताया जब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच के लीडर्स के बीच में डिस्कशन चल रहा था तो इन्होंने यहाँ पर इन कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए वो अग्रीमेंट किया, वो पार्टनरशिप करी है। उस पार्टनरशिप के तहत क्या होगा कि लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर वो स्टडी के लिए, वर्क के लिए या रिसर्च के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। साथ ही साथ में दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर और भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करी है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के टॉपिक के ऊपर चर्चा करी गई। उसके बाद चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे इश्यूज़ के ऊपर भी यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किया है। अब क्या डिस्कशन किया है उसके बारे में डिटेल से नहीं बताया, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आगे मैं साथ ही साथ में कवर करता चलूँगा। फिर एक और बात यहाँ पर यह आती है कि इन दोनों कंट्रीज़ की मीटिंग तब होती है जब G7 कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर ऑयल प्राइस कैप लगा दिया है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा हटकर है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ में आपका एक दूसरा न्यूज़ भी कवर हो जाएगा। रिसेंटली होता क्या है, जो ये G7 कंट्रीज़ है ना, इन्होंने यहाँ पर
वैसे तो देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये वॉर स्टार्ट हुआ है, इस वॉर के बाद में रशिया के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, ये आप सभी लोगों को मालूम है ना। उन सैंक्शन से रशिया सफ़र कर रहा है, स्विफ्ट अग्रीमेंट से बाहर निकाला गया और भी ढेर सारे प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि रशिया उसके बावजूद भी ग्रो करता रहा, उस पर सैंक्शन लगते रहे, उसके बावजूद भी ग्रो करता रहा। क्यों? क्योंकि जो रशिया का जो ऑयल है ना, जो कच्चा तेल है, ये लोग बेचते हैं और ढेर सारा इन्होंने यहाँ पर ऑयल बेचना स्टार्ट किया, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर, ठीक है ना। बहुत सस्ते दाम में इन्होंने ऑयल बेचा और बहुत सारी कंट्रीज़ ने रशिया से ऑयल परचेज भी किया। इनफैक्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल लें इंडिया का, तो इंडिया से काफ़ी बार मना किया गया कि आप रशिया से ऑयल परचेज मत करो, बट यहाँ पर इंडिया रेगुलर बेसिस पर रशिया से ऑयल परचेज करता हुआ चला गया। तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि रशिया लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी कमाई कर रहा है इसके बेसिस पर, जिसको देखते हुए G7 कंट्रीज़ ने क्या किया, रशिया के ऑयल के ऊपर यहाँ पर एक प्राइस कैप लगाने की कोशिश करी है। इन्होंने ये बोला कि रशिया से जो भी व्यक्ति ऑयल परचेज करेगा या कोई भी कंट्री इससे जब ऑयल परचेज करेगा तो उसको $60 बिलियन पर बैरल से ज़्यादा रुपया नहीं देगा। $60 पर बैरल का मतलब यहाँ पर है, आपको पता होगा एक बैरल के अंदर अप्रॉक्स 159 लीटर्स के आसपास होते हैं। तो इतने तेल का मतलब 159 लीटर्स का जो तेल का रेट है, बेसिकली वो $60 तक यहाँ पर दूसरी कंट्री दे सकती है। इसके ऊपर कोई भी अमाउंट मत देना जिससे रशिया को घाटा होगा। ये बात यहाँ पर आप कह सकते हो G7 कंट्रीज़ ने अपनाने की कोशिश करी। एक ऑयल प्राइस कैप यहाँ पर लगा दिया था जिसके बीच ये मीटिंग चली रही थी। अब यहाँ पे ऑयल प्राइस कैप जब लगाया गया तो इस पर भारत का स्टैंड क्या था? देखो भारत ने ये देखो स्टार्टिंग से कर रखा है कि हमने रेगुलर बेसिस पर ऑयल का कंजम्पशन किया है और आगे भी हम लोग करेंगे। इनफैक्ट रशिया के ऊपर जब सैंक्शन लगे हैं ना, तो उसके बाद से भारत और रशिया के बीच में जो ऑयल का व्यापार है, ये आप कह सकते हो डबल हो चुका है। हम लोगों ने डबल कर दिया व्यापार। और जैसे ये स्टेटमेंट निकल कर आता है और बार बार जब से भारत के ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि इंडिया इतना सारा तेल परचेज कर रहा है, कहीं ना कहीं रशिया को फंडिंग कर रहा है ना, रशिया यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, उसके बावजूद भारत तेल परचेज कर रहा है, इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चंस उठाए गए, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने सभी को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। खासकर यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि आप इंडिया को मत देखो, पहले ये देखो कि यूरोप कितना तेल परचेज कर रहा है। भले यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसके बावजूद भी यूरोप ने भी तो ढेर सारा तेल परचेज किया है ना। तो यूरोप का कंजम्पशन जब आप देखोगे ना, तो उसका 1/6 कंजम्पशन केवल भारत का है। मतलब यूरोप के आधे से भी ज़्यादा यहाँ पर हम लोग तेल परचेज कर रहे हैं और आप यूरोप को ना देखकर इंडिया के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पे जो सरकार का डिसीजन है, हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है रशिया से तेल को परचेज करने का, उसको यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने डिफेंड किया। ये बात आपको क्लियर हुई। छोटा सा आर्टिकल था, मतलब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, तो इसी दौरान यहाँ पे इंडिया जर्मनी के बीच में मीटिंग हुई थी। तो मैंने आपको ये आर्टिकल भी बता दिया प्लस वो वाला आर्टिकल भी बता दिया। अब थोड़ा सा आते हैं स्टैटिक पॉइंट की तरफ, जहाँ पे आपको मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर, जहाँ पे आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। तो इंडिया जर्मनी के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। इंडिया जर्मनी के रिलेशंस की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो दोनों कंट्रीज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कॉमन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट भारत यहाँ पे पहला देश बना था जिसने जर्मनी के साथ में अपने डिप्लोमेटिक टाइज को एस्टेब्लिश किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब हालात यहाँ पर ख़राब हो गए थे जर्मनी के, तो उसके बाद में आप देखोगे तो इंडिया पहला देश बना जिसने अपने रिलेशंस, अपने डिप्लोमेटिक टाइज को बनाकर रखा जर्मनी के साथ में, यानी तब से रिलेशंस जो है वो एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जर्मनी यहाँ पर इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह देखता है और अगेन जर्मनी भारत के लिए इंपॉर्टेंट भी है। मतलब हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया जर्मनी के लिए इंपॉर्टेंट है, जर्मनी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कैसे है आगे मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से समझाऊंगा। दोनों कंट्रीज़ का आज के समय पर मेजर फोकस है क्लाइमेट चेंज जैसी जो प्रॉब्लम है, लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इस प्रॉब्लम से लड़ना, साथ ही साथ में जो क्लीन एनर्जी है और जो ग्रीन एनर्जी है, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, इसको प्रमोट करने का काम भी दोनों कंट्रीज़ मिलकर करती हैं। ये दोनों ही कंट्रीज़ का टारगेट है। इनफैक्ट आप देखोगे तो जर्मनी ने बेसिकली यहाँ पर भारत के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर एक सबसे बड़ा सोलर प्लांट लग रहा है ना, इस सोलर प्लांट को यहाँ पे सपोर्ट भी किया है। तो जर्मनी का एक सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। ये जो सोलर प्लांट है इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 125 मेगावाट की है, जो कि ढेर सारी जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको जनरेट करेगा और बहुत सारा पोल्यूशन को रोकेगा। तो इसमें जर्मनी का एक सपोर्ट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ आप देखोगे जर्मनी ने और भी ढेर सारे अग्रीमेंट्स भारत के साथ में कर रखे हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। फिर उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात आती है। तो आप देखोगे ना यहाँ पे ना कहीं एक चैलेंज आ जाता है इंडिया जर्मनी के बीच में। एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी नहीं देखने को मिलेगी,
है ना। अगर यहाँ पे इनके बीच में कोई इन्वेस्टमेंट होता है, उसको लेकर कोई ट्रीटी है, तो वो है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको हम लोग BTIA के नाम से जानते हैं। और ये जो अग्रीमेंट है केवल जर्मनी के साथ में अकेले नहीं है, मतलब जर्मनी के साथ में सेपरेटली अग्रीमेंट हमने नहीं किया है। ये अग्रीमेंट इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, तो जर्मनी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर आ गया। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर, व्यापार को लेकर जो अग्रीमेंट है हमारा, वो जर्मनी के साथ में सेपरेट अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ में देखने को मिल जाता है। तो वहीं पर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये एक इशू भी है कि हाँ, हमारा जो अग्रीमेंट है व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो जर्मनी के साथ में सेपरेटली नहीं देखने को मिलता। तो एक इशू भी यहाँ पर नजर आता है। बाकी आप देखोगे ना, तो इंडो पैसिफिक रीजन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। इनफैक्ट जर्मनी भी यहाँ पर इस रीजन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मानता है। ये इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है, तो आप देखोगे तो ये तो हो गया इंडियन ओशन, और इधर यहाँ पर हो गया पैसिफिक ओशन। इसी को हम लोग मिलाकर बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर भारत ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी किया है, जैसे चाइना का अग्रेशन यहाँ पर देखना, चाइना का एक तरीके से आप कह सकते हो लगातार पैर पसारना, कितनी सारी कंट्रीज़ के अंदर चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर चुका है। फिर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पर्टिकुलर एरिया से ना ढेर सारा व्यापार भी होता है ना। ये जो रीजन है कितना इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडो पैसिफिक रीजन आज के समय पर जितनी भी दुनिया भर के अंदर पॉपुलेशन है, उसकी 65% पॉपुलेशन का घर है, 65% यहाँ पर जनसंख्या पूरे दुनिया भर की यहाँ पर रहती है। और दुनिया की लगभग 33 जो सबसे बड़े शहर हैं, मेगा सिटीज़ हैं, वो यहाँ पर 33 में से 20 जो है मेगा शहर है, वो आपको इसी पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेंगे। इस रीजन से ढेर सारी GDP बनती है, मतलब ढेर सारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ से जनरेट होती है। दुनिया भर की GDP के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडो पैसिफिक रीजन का है। व्यापार यहाँ से ढेर सारा होता है। इंडो पैसिफिक रीजन के आसपास जितने भी देश हैं, ये बेसिकली ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जो कि लगातार पोल्यूशन पैदा भी कर रही हैं। पोल्यूशन पैदा करने के साथ साथ इनका काम यहाँ पर यह भी है कि अभी हम लोग पोल्यूशन को टैकल कर सकें, उसको लेकर ये कंट्रीज़ आज के समय पर कदम भी उठा रही हैं। तो ये रीजन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब जर्मनी यहाँ पर क्या रोल प्ले कर सकता है, जर्मनी भारत के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इनफैक्ट जर्मनी चाहता भी है कि हम इंडिया के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर रीजन में काम कर सकें, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया जो है इस रीजन में एक पावर हाउस की तरह देखने को मिलता है। तो जर्मनी जब एक पार्टनर बनेगा तो डेफिनेटली उसको भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। इससे होगा क्या, जो यहाँ पर सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने में भी यहाँ पे जर्मनी जो है इंडिया की हेल्प कर सकता है। अब हमें करना क्या चाहिए, देखो इंडिया जर्मनी के जो रिलेशंस हैं इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। देखो पहली बात मैंने आपको बताया, कोई भी हमारा सेपरेट एग्रीमेंट अभी के समय पर खासकर व्यापार को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर जर्मनी के साथ में नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो जिससे हमारी पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत हो जाए। और इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो जर्मनी है, और जर्मनी को हमें लेकर भी आना चाहिए, जिससे यहाँ पर क्या होगा, जो चाइना है हम इसको काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि चाइना भी आज के समय पर इंडिया के लिए ढेर सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। फिर देन उसके बाद इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर इंडिया को जर्मनी के साथ मिलकर इसलिए भी काम करना चाहिए क्योंकि 20% से ज़्यादा जो जर्मन व्यापार है ना, वो इसी पर्टिकुलर रीजन यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो आसपास कंट्रीज़ हैं इनके साथ में होता है, ठीक है ना। तो जर्मनी इसलिए भी चाहता है कि इंडिया के साथ में अपने रिलेशंस को इस पर्टिकुलर रीजन में और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, क्योंकि इसके आसपास जो देश हैं, इन देशों के साथ में 20% से ज़्यादा जो व्यापार है जर्मनी का, वो किया जाता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर दोनों के रिलेशंस आगे और ज़्यादा एस्टेब्लिश हो सकते हैं अगर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत और जोर देते हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये सारी अच्छी बातें हो गई, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पर यह है कि जर्मनी कभी कभी यहाँ पर कश्मीर के मुद्दे पर बोलना स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो आपको ये महिला दिख रही है ना, इन्होंने भी यहाँ पर कश्मीर के मुद्दे पर पहले बोला था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये ट्रोल भी करी गई थी। मतलब कहना यह है कि जो कश्मीर है वो ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाना चाहिए, इस प्रकार की मांग यहाँ पर जर्मनी कर चुका है। दैट इज़ वाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिलेशंस है वो यहाँ पे ख़राब होते हुए नजर आते हैं। अदरवाइज रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपने पास में नोट डाउन करके रख लेना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब इस वाले आर्टिकल को थोड़ी देर में कवर करेंगे, इससे पहले कुछ और रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो धारावी क्या है, तो बेसिकली धारावी आपको एक स्लम एरिया देखने को मिलेगा मुंबई के अंदर। एक सबसे बड़ा जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है ना, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरे एशिया के अंदर एक सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, स्लम एरिया है, जिसको हम लोग धारावी के नाम से जानते हैं। अभी धारावी रिसेंटली न्यूज़ में भी आया, क्योंकि यहाँ पर इसके डेवलपमेंट को लेकर जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप को मिला। अडानी ग्रुप यहाँ पर इसकी जो मतलब पूरी की बिडिंग हुई थी, जो इसके ऊपर बोली लगाई गई थी, उसको जीत भी गए थे, है ना।
तो उसको लेकर भी यहाँ पर ये न्यूज़ बना हुआ है। साथ ही साथ में अभी एक चीज़ की वजह से और न्यूज़ में बना हुआ है, वो क्या है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो अथॉरिटी है ना, इनसे यहाँ पर कुछ चीज़ों की मांग मांगी है। इनसे यहाँ पर इनका रिप्लाई मांगा है। बोला ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन जारी किया गया और उस पिटीशन के अंदर ये बोला गया कि जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं धारावी में से जो एक नेचर पार्क है, माहिम नेचर पार्क, इस पार्क को हटा देगा। तो इसको लेकर यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कंपनी से, जो भी यहाँ पर ये डेवलपमेंट करने वाली अथॉरिटी है ना, इससे यहाँ पर इसका रिप्लाई मांगा है। क्या ऐसा होने वाला है क्या कि एक नेचर पार्क को आप हटाने वाले हो क्या? तो महिम जो नेचर पार्क है, ये बेसिकली एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972। तो इस फॉरेस्ट को हटाने को लेकर अभी यहाँ पर थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर अथॉरिटी से इसके जो रिप्लाई है वो मांगा है, जिस वजह से यहाँ पर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट न्यूज़ में है। तो ये तो हो गया एक कारण। दूसरा कारण इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है ना, आप देखोगे इसको लेकर जो अडानी ग्रुप है ये जीत जाते हैं। इसकी जो ऊपर बोली लगाई जाती है, इसका डी डेवलपमेंट किसके ऊपर आएगा, तो बेसिकली उसको लेकर अडानी ग्रुप यहाँ पर अभी जीतता है। तो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बेसिकली मुंबई का एक बहुत बड़ा स्लम एरिया देखने को मिलेगा, जहाँ पर ढेर सारी आपको झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको स्टार्ट किया गया था साल 2004 के अंदर, बट मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रही जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप देखोगे या फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करने वाले हम लोग, लगभग 68,000 लोगों को रीसेटल किया जाएगा। इसमें स्लम ड्वेलर्स भी हैं और कुछ लोग यहाँ पर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट करने के साथ साथ जो लोग हैं उनको हम लोग रीसेटल करने वाले हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ढेर सारा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके ऊपर कितना पैसा लगाने की बात की जा रही है, तो 23,000 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्चे जाएंगे। और इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट बॉडी बनाई जाएगी, जिसके बारे में बताया गया है कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। और उस पर्टिकुलर बॉडी के जो लीडर होंगे वो होंगे अडानी साहब। अब अडानी साहब के पास में यहाँ पर उस पर्टिकुलर जो बॉडी है उसकी 80% इक्विटी इन्हीं के पास में रहने वाली है। बाकी 20% इक्विटी जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहेगी। यानी 80% के ओनर अडानी साहब रहेंगे और बाकी 20% की ओनर जो है वो वहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो रहने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बॉडी को बनाया जाएगा। ये बॉडी करेगी क्या, ये बॉडी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, इस झोपड़े वाले एरिया के अंदर क्या होगा, जो फ्री हाउसिंग है, जो घर है वो बनाए जाएंगे। उसके बाद में जो प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे वाटर की फैसिलिटीज़ हो गया, पावर सप्लाई हो गया, सीवेज डिस्पोजल, पाइप्ड गैस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप जब मुंबई को देखते हो तो मुंबई में आपको यहाँ पर इधर धारावी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो ये रेड कलर का रीजन देखने को मिल रहा है, यही है धारावी। अब धारावी क्या है, तो मैंने आपको बताया पूरे एशिया का यहाँ पर एक सबसे बड़ा स्लम एरिया ये देखने को मिलता है। मुंबई के कुछ मिडिल एरिया में आपको ये नज़र आएगा। ये लगभग 300 हेक्टेयर के एरिया में पूरी तरह से फैला हुआ है। और इस पर्टिकुलर यहाँ पर धारावी को फाउंड किया गया था 1882 में, ब्रिटिश राज के समय पर। 18th सेंचुरी के समय पर आप देखोगे बहुत सारी अनप्लान्ड लोकेलिटीज़ थी यहाँ पर, मतलब कि जो अनप्लान लोकेलिटीज़ थी वो यहाँ पर बेसिकली ग्रो होना स्टार्ट होती है। धारावी के अंदर आज के समय पर लगभग 500,000 के आसपास जो लोग हैं, लगभग 5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि रह रहे हैं। फिर उसके बाद में 56,000 के आसपास, 56,000 के आसपास परिवार रह रहे हैं। लगभग 10,000 के आसपास आप देखोगे यहाँ पर घर नज़र आएंगे, छोटे छोटे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स यहाँ पर नज़र आएंगे। देन मतलब ये यहाँ पे आप देखोगे ना, जो छोटे छोटे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, जो छोटे छोटे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो मटके बनाने का काम हो, पॉटरी बनाने का काम हो या लेदर का काम हो, तो वो काम भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं। बात क्लियर हो गई। तो अभी इसी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने के लिए, यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसका जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप के हाथ में आया है। मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया। तो धारावी ये न्यूज़ में था, तो इसके बारे में आपने पता होना चाहिए ऑब्वियसली। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग बेसिकली जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। इंटरनेशनल चीता डे के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और जो थंबनेल में मैंने बताया हुआ है कि इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे, वो डिफरेंस अभी मैं आपको बताऊँगा। तो देखो हुआ क्या है, इंटरनेशनल चीता डे न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हर साल 4 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल चीता डे का सेलिब्रेशन करते हैं। तो साल 2010 से ही लगातार यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। डॉक्टर लॉरी मेकर जो है ना, इन्होंने यहाँ पर इंटरनेशनल चीता डे का जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट किया था।
तो चीता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। जो चीता है ना, ये अपने आप में आप देखोगे जितने भी चीता, टाइगर और ये सारी जो यहाँ पे अलग अलग आपको जानवर देखने को मिल रहे हैं ना, ये यहाँ पर जंगली बिल्ली की ही प्रजाति हैं। तो इसमें से जो चीता है, एक बहुत पुरानी प्रजाति देखने को मिलती है, लगभग मायूसीन एरा को ये बिलोंग करती है। मायूसीन एरा का मतलब है आज से 5 मिलियन साल पुराना यहाँ पर ये प्रजाति देखने को मिलती है, चीता। अब जो ये चीता है ना, ये दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला मैमल है, जो कि आज के समय पर अफ्रीका और एशिया दोनों में ही पाया जाता है। इसकी जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलेगी लगभग वो साउथ अफ्रीका के अंदर है, नामीबिया के अंदर है और बोट्सवाना के अंदर है। मतलब अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा चीता देखने को मिलेंगे। तो क्या भारत के अंदर नहीं है? देखो, भारत के अंदर चीता बहुत पहले खत्म हो चुका है। रिसेंटली हमने नामीबिया से मंगाए हैं चीता, आपको पता होगा, जो कि आज के समय पर वैसे कुछ चीता हमारे पास में हैं कुनो नेशनल पार्क के अंदर, जो कि हमने नामीबिया से मंगाए हैं रिसेंटली। तो नामीबिया एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है चीता की। अदरवाइज इंडिया से बात करें तो इंडिया से यहाँ पर पूरी तरह से जो चीता है वो समाप्त हो गया था, क्योंकि यहाँ पे एक होवर हंटिंग की गई थी इसकी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो इसको मारा गया था, इसका शिकार किया गया था, और इसकी चक्कर में यहाँ पर जो चीता है वो समाप्त हो गए थे। बात आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर कि जो चीता होता है, लेपर्ड होता है, जैगुआर होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखने में तो यहाँ पर सिमिलर से लग रहे हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पूछते भी हैं सर इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आप बहुत आराम से पता लगा सकते हो। वो डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप लोग यहाँ पर चीता को देखते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको चीता का पिक्चर दिखाया, तो इसकी आंखों के पास में आप देखोगे इस प्रकार से ब्लैक कलर की लाइन जा रही है ना, ब्लैक कलर की लाइन देखने को मिलती है। जबकि ना ही ये लाइन लेपर्ड के अंदर देखने को मिलती है, ना ही ये लाइन जैगुआर में देखने को मिलती है। आप देखोगे यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, यहाँ पर भी कोई लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक कलर की लाइन आपको देखने को मिलती है। ये बेसिकली यहाँ पर चीता देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की टीयर लाइन्स बताई गई हैं, इस प्रकार से लाइन्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि आंखों के किनारे किनारे चल रही हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे लेपर्ड की, जब हम लोग बात करते हैं लेपर्ड पर आपको अलग अलग तरीके के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। चीता की तो पहचान आराम से की जा सकती है, ये आपने यहाँ पर समझ लिया। जब लेपर्ड्स और जैगुआर के बीच में डिफरेंस करने की बात आती है ना, तो इन दोनों के बीच में हम लोग स्पॉट के बेसिस पर डिफरेंस करते हैं, इनके बॉडी के ऊपर जो स्पॉट्स हैं। अब स्पॉट्स कैसे कैसे हैं, जब आप लोग जैगुआर के स्पॉट को देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको नजर आता है। मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्पॉट है ना, फ्लावर की साइड में ऐसे बीच में डॉट है, फिर डॉट 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 ऐसे किनारे हैं, तो फ्लावर की तरह यहाँ पर स्पॉट नजर आएगा। इसका जो स्पॉट है ये थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलता है। इसका स्पॉट जो है ना, यहाँ पे ये रोजेट यानी कि रोज जैसा जो फ्लावर होता है ना, उसकी फ्लावर की फॉर्म में आपको ये दिख रहा होगा। इसका जो स्पॉट है थोड़ा सा अलग होता है, पॉलीगनल शेप के अंदर देखने को मिलता है। अलग अलग शेप्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, बट जैगुआर के स्पॉट्स को आप आराम से पहचान सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लेपर्ड है ना, वो चीता और जैगुआर इन दोनों से ही छोटा होता है। तो लेपर्ड है, मतलब देखने में तो जैगुआर और चीता की तरह लग रहा है, बट साइज़ में यहाँ पर बहुत छोटा होता है इन दोनों के ही कंपैरिजन में। तो इसके बेसिस पर भी यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। तो अगर आपके सामने ये तीनों ही जानवर दिख जाएँ तो आप यहाँ पे कैसे पता लगा सकते हो? आपको क्या करना है, इन तीनों को कैसे पता लगाओगे? पता चल गया ना बेटा, पता लगाने मत बैठ जाना, वहाँ पे क्या करना है, तुरंत भागना है अगर दिख जाए तो। मजाक कर रहा हूँ यार, आगे आते हैं। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लेते हैं, क्योंकि हम लोग बात करें चीता की। तो चीता में आपको दो प्रकार के चीता देखने को मिलते हैं आज के समय पर, एक होता है अफ्रीकन चीता और एक होता है एशियाटिक चीता, ठीक है ना। अब जो आज के समय पर भारत के अंदर चीता मंगाए गए हैं नामीबिया से, वो कौन से हैं? ऑब्वियसली नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, तो वो अफ्रीकन चीता होंगे, सिंपल बात हो गई। अब जब आप लोग अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के बीच में डिफरेंस देखते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो आपको हर एक बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले इनका आयुसीएन स्टेटस। आयुसीएन स्टेटस की बात करें तो अफ्रीकन चीता का वल्नरेबल कैटेगरी का आयुसीएन स्टेटस है, और एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब ये चीता बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। बहुत मतलब कम, 40 से 50, कहीं कहीं पर आपको 100 देखने को मिलेगा, तो मतलब 100 से कम ही यहाँ पर संख्या बची हुई है इन एशियाटिक चीता की। तो कहोगे कहाँ पर हैं ये केवल और केवल ईरान के अंदर देखने को मिलेंगे। जो भी इनकी पॉपुलेशन बची है वो केवल और केवल ईरान के अंदर ही है। बाकी अफ्रीकन चीता की बात करें तो अफ्रीकन चीता की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, 7,000 के आसपास पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ये पूरे अफ्रीका के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, जबकि नामीबिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इमेजेस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दोनों थोड़े सिमिलर हैं, बस खाली यहाँ पर अफ्रीकन चीता का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क देखने को मिलता है, एशियाटिक चीता का थोड़ा सा लाइट कलर देखने को मिलता है। बात क्लियर हो गई? चलो, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। अब ऐसे ही आपसे सवाल बन सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने पहले सवाल पूछा हुआ है। आप देखोगे साल 2012 में यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको 4 अलग अलग जानवरों के नाम दिए गए हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वायरल और स्नो लेपर्ड।
पूछा यह गया कि इन चारों में से कौन कौन से जानवर हैं जो कि भारत में नेचुरली पाए जाते हैं। तो नेचुरली पाए जाने में आप देखो क्या चीता नेचुरली पाया जाता है इंडिया में? नहीं पाया जाता ना, क्योंकि अभी चीता खत्म हो चुका है। 2012 में ये पूछा गया था नेचुरली कौन कौन से पाया जाता है, तो चीता यहाँ पर खत्म हो गया था। चीता लगभग 1950s के आसपास ही खत्म हो गया था, हमने एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है। और जब आप ऑप्शंस की तरफ देखते हो ना, तो ये देखो कि जो दूसरा वाला नंबर है वो किस किस के अंदर है। ऑप्शन ए में भी सेकंड है, तो ये तो गलत हो गया वैसे ही। ऑप्शन बी में सेकंड नहीं है, ऑप्शन सी में सेकंड है, ऑप्शन डी में सेकंड है, तो ये सी डी और ए ये तो एलिमिनेट हो गए वैसे ही। बच जाता है हमारे पास में ये आखिरी वाला ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। इंडिया के अंदर ब्लैक नेक्ड क्रेन, फ्लाइंग स्क्वायरल और साथ ही साथ में स्नो लेपर्ड ये नेचुरली पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से सवाल बन जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज के समय पर ढेर सारे जो वॉल्केनोज है वो यहाँ पर न्यूज़ में बने हुए हैं। आपने देखा माउना लोआ के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में मैंने अभी रिसेंटली एक और वॉल्केनो के बारे में पढ़ाया था। अब यहाँ पर एक और वॉल्केनो न्यूज़ में आ चुका है, सेमरो वॉल्केनो। सेमरो वॉल्केनो जो है इंडोनेशिया का, तो ये अभी एरप्ट होता हुआ नजर आया है, जिसके बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो क्या है सेमरो वॉल्केनो, समझेंगे यहाँ पर डिटेल से। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इसका इरप्शन हुआ इंडोनेशिया में, मैंने आपको इसके बारे में बताया, इस वजह से यहाँ पर इसको न्यूज़ में कवर किया गया है। सेमरो की बात करें तो यहाँ पर इसको हम लोग द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। तो एक हाईएस्ट वॉल्केनो है हाँ इंडोनेशिया के अंदर में, और एक मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो भी है। मोस्ट एक्टिव का मतलब है इसका जो मैग्मा चैम्बर है ना वो भरा हुआ है, ये कभी भी फट सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इस सेमरो वॉल्केनो के अंदर देखने को मिलती है। इससे पहले कभी ये फटा है क्या? हाँ, दिसंबर 2021 के अंदर इसका इरप्शन हुआ था। इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज पाए जाते हैं। पूरे दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? वो है इंडोनेशिया। और यहीं पर बेसिकली आप देखोगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है, और इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज पाए जाते हैं। और यहीं पर सेस्मिक वेव्स यानी हलचल बहुत ज़्यादा होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में टकराव बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, और उनकी चक्कर में जो ज्वालामुखी है वो भी यहाँ पर फटना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी यहाँ पर इरप्ट होते हुए नजर आते हैं। तो ये माउंट सेमरू कहाँ पर है? इंडोनेशिया का ये पूरा छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जावा सी है, जावा के पास में यहाँ पर आपको ये सेमरू वॉल्केनो देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। इंडोनेशिया आपको ये पूरा का पूरा मैप देखने को मिलेगा। इधर ये रहा जकार्ता, ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं सारे के सारे इंडोनेशिया के अंडर में ही आते हैं। बात क्लियर हो गई। अभी मैं आपको बता रहा था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या कहलाता है? जो ये पैसिफिक ओशन है ना, इसके आसपास देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया इंडोनेशिया यहाँ पर है। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ आपको देखने को मिल रही है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक रिंग बनाती है। इसी को हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी फटते हैं वो यहीं पर फटते हैं। इनफैक्ट दुनिया भर में जितने भी यहाँ पर वॉल्केनोज हैं उनके 80% वॉल्केनोज यहीं पर देखने को मिलते हैं। और यहीं पर प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ना, उनके बीच में काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो प्लेटें हमारी वो यहाँ पर टकराती भी हैं, और जिसकी चक्कर में यहाँ पर आप देखोगे भूकंप भी देखने को मिलता है, और उसकी वजह से हमारे जो वॉल्केनोज है वो भी इरप्ट होते हुए नजर आते हैं। तो रिंग ऑफ फायर क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इसको हम लोग सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, यानी जल्दी जल्दी भूकंप आते रहते हैं, और ढेर सारे यहाँ पर वॉल्केनोज पाए जाते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं, फिलीपींस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, ये सारे एरियाज़ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो आपको पता होगा पृथ्वी के नीचे जो यहाँ पर ये प्लेट्स है ना, इनका मूवमेंट होता रहता है। अब मूवमेंट यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। एक होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट मतलब एक दूसरे से दूर भागना, तो प्लेट्स यहाँ पर ऐसे भी भागती हैं। और एक होता है कॉन्वर्जेंट मूवमेंट। कॉन्वर्जेंट मूवमेंट होता है कि आपस में पास पास आ जाना, तो ये आपस में जब पास पास आती हैं। फिर होता है एक ट्रांसफॉर्म, यानी कि प्लेट बाउंड्रीज करके हम इसको मूवमेंट को बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से यहाँ पर जो प्लेट्स है ना वो आगे पीछे होती रहती हैं, इस प्रकार से, मतलब साइड में आगे पीछे होती रहती हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है, इन मूवमेंट का इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है हमारी पृथ्वी के ऊपर। अब वो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, देखो इसको यहाँ पे आप समझ सकते हो। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एक पिक्चर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर बेल्ट्स यहाँ पर जो प्लेट्स देखने को मिलती है ना, यहाँ पे प्लेट्स के बीच में सबडक्शन होता है। अब आप कहोगे ये क्या टर्म आ गया? सबडक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो 2 प्लेट है, ये दोनों प्लेट यहाँ पर जब आपस में पास पास आएंगी, पास पास आके टकराएंगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जेंट। और जब दूर दूर चली जाती हैं एक दूसरे से, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। और जब इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे कट करके ट्रांसफॉर्मेशन में इनका आगे पीछे होना है, मूवमेंट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्म चेंज। ठीक है ना।
अभी हम लोग बात करें पैसिफिक जो हमारा रिंग ऑफ फायर है उस वाले रीजन के बारे में। तो वहाँ पे जो आपको प्लेट्स देखने को मिलती हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से आपको ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स देखने को मिलती हैं। यानी एक तरफ कॉन्टिनेंट यानी कि ज़मीन है और एक तरफ यहाँ पर समुद्र है। अब इनकी जो प्लेट्स है, यहाँ पर आप देखोगे ओशन के नीचे यहाँ पर प्लेट है और इधर यहाँ पर ज़मीन के नीचे प्लेट देखने को मिलती है। ये आपस में टकराती हैं। अब टकराती तो होती हैं, तो क्या होता है इनके टकराव में जो भारी प्लेट है यानी कि जो ओशन वाली प्लेट है ना, ओशन प्लेट जो है वो थोड़ी सी हैवियर होती है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ये भारी होने की वजह से जब ये आपस में टकराती है तो भारी होने की वजह से ये इस वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है। जैसे ये नीचे घुस जाती है, यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, ये ट्रेंच बना देता है यहाँ पर। तो ट्रेंच क्या होता है आपको ध्यान रखना है, ट्रेंच भी पूछा जाएगा तो बता देना। जब सबडक्शन होता है तो जो हैवी प्लेट है वो यहाँ पर नीचे घुस जाती है लाइटर प्लेट के, ये हल्की प्लेट होती है, ये वाली भारी प्लेट होती है, नीचे चली गई। तो यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से यहाँ पर ये ट्रेंच बन जाता है। और जब यहाँ पर ये नीचे घुसती है ना, तो अगेन आपको पता होगा जो नीचे यहाँ पर पूरा का पूरा लावा देखने को मिलता है, वो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो एक प्रेशर बनता है। यहाँ पे प्रेशर बनने की वजह से जो ये वॉल्केनोज है ये यहाँ पर इरप्ट होते हुए नजर आते हैं, जो लावा है वो बेसिकली बाहर निकलता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि ये कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं और इस प्रकार से ढेर सारे लाइन से वॉल्केनोज भी बन जाते हैं। जब ये लावा निकलता है फिर यहाँ पर जम जाता है, फिर इसके ऊपर और निकलता है, फिर इसके ऊपर और निकलता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो ये वॉल्केनोज जो है, ये जो हमारे ज्वालामुखी है वो बनते हुए भी चले जाते हैं और वो इरप्ट भी होते रहते हैं। तो आपने यहाँ पर ओशन और कॉन्टिनेंटल कॉन्वर्जेंस के बारे में पढ़ लिया। तो ये चीज़ आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, इंडोनेशिया यानी जो हमारा पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है वहाँ पर। तो अभी रिसेंटली कौन सा वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, सेमेरो वॉल्केनो था ना, वो सेमेरो वॉल्केनो यहाँ पर इरप्ट हुआ था, ठीक है ना, सेमेरो। अब आगे आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया ट्रेंच क्या होता है वो हम लोगों ने समझ लिया। आगे की कहानी देखते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। हाल ही में वो वॉल्केनोज यहाँ पर इरप्ट हुए हैं। एक तो माउना लोआ, दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनो, आपको पता है हवाई आइलैंड पर है वो। उसके बाद सांगे वॉल्केनो, ये न्यूज़ में था, इक्वाडोर के अंदर है। ताल वॉल्केनो फिलीपींस में। माउंट सिनाबंग आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। नाउ ये अब सेंट सेमेरू, ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। अब वॉल्केनोज की बात करें तो इंडिया में अलग अलग प्रकार के आपको वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं और जैसे यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स पर देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद मतलब इंडिया के जो एक्टिव वॉल्केनो है ना वो अंडमान आइलैंड्स के ऊपर है। फिर यहाँ पे नारकोंडम अंडमान आइलैंड्स पर देखने को मिलेंगे, बारतंग अंडमान आइलैंड्स, डेक्कन ट्रैप, फिर उसके बाद में देनोदर हिल्स, देन उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो धोसी हिल्स। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब ये ऐसी जगह जो कि इंडिया के अंदर हैं। इंडिया के अंदर वॉल्केनोज कहाँ पे पाए जाते हैं, वो यहाँ पर ये वाली रीजन्स मैंने आपको बताई हैं। लेकिन भारत के अंदर जो एक्टिव वॉल्केनो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अंडमान आइलैंड्स पर और बैरन आइलैंड्स पर पाए जाते हैं। आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। तो इंडिया के अंदर वॉल्केनोज कहाँ पर देखने को मिलते हैं उसके बारे में आपने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है। तो एक छोटा सा यहाँ पर आर्टिकल था माउंट सेमेरू को लेकर, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ध्यान रखना कि ये जो बेसिकली वॉल्केनो ये कौन से वाले कंट्री के अंदर है, इसको लेकर ज़्यादातर सवाल बन जाते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक पर आते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग। देखो आपने ना स्टबल बर्निंग के बारे में पहले काफ़ी बार पढ़ रखा है। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूज़ में है। तो न्यूज़ में क्या सिचुएशन है पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दिल्ली की सरकार ने अनाउंसमेंट यहाँ पर यह किया है कि ये लोग क्या करेंगे, पूसा बायो डिकम्पोजर को छिड़कने वाले हैं लगभग 5000 एकड़ की ज़मीन में। जो ये पूसा बायो डिकम्पोजर इतने बड़े एरिया में छिड़का जाएगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कोई उसका पैसा चार्ज किया नहीं जाएगा। और इस पूसा डिकम्पोजर से होगा क्या, जो स्टबल बर्निंग है इसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अब आपको कि पूसा डिकम्पोजर क्या है आगे मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अब पहले हमें पूसा डिकम्पोजर को समझने से पहले समझना होगा आखिरकार स्टबल बर्निंग होती क्या है। स्टबल जिसको हम लोग पराली के नाम से भी जानते हैं, तो होता क्या है कि जब भी यहाँ पर खेती की जाती है ना, तो खेती करने के बाद में जैसे यहाँ पर हम लोगों ने धान लगाया है ना, पैडी या वीट लगाया, गेहूं की फसल लगाई। अब जब उसकी कटाई करते हैं, कटाई करते वक्त छोटी छोटी जो पराली है वो बच जाती है उसके अंदर। तो बच जाती है तो उसका एकमात्र सोल्यूशन ये नज़र आता है कि उसको जला दिया जाए। अब जब जला देते हैं तो उससे ढेर सारा पोल्यूशन होता है और उससे यहाँ पर जो पोल्यूशन है उसमें ढेर सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो ये जो स्टबल बर्निंग है ये ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर के मंथ में देखने को मिलती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। और जब ये स्टबल बर्निंग की जाती है इस प्रकार से धुआं जब निकलता है, जो बची कुची पराली होती है उसके अंदर आग लगाने के बाद, तो ये धुआं कहीं ना कहीं हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और स्टबल बर्निंग के जो इफेक्ट्स हैं ना, उसमें आप देखोगे सबसे बड़ा इफेक्ट है पोल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस आपको देखने को मिलेंगी। होता यह है कि इसमें से जो भी गैसेस निकलती हैं उसमें आप देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, उसके बाद में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, या फिर कार्सिनोजिक
पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टबल को जलाने पर निकलती है। तो आपसे सवाल बन सकता है कि हाँ, स्टबल को जलाने पर क्या क्या निकलते हैं, क्या क्या टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो इनके नाम यहाँ पर एक बार ध्यान में रख लेना। बाकी यहाँ पे स्टबल बर्निंग के और भी कई नुकसान हैं, जैसे जो हमारी मिट्टी की यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो यहाँ पे ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर स्टबल बर्निंग करते हैं ना, तो इससे जो यहाँ पे गर्मी पैदा होती है ज़मीन के अंदर, वो गर्मी क्या करती है, ज़मीन की जो नमी होती है ना उसको यहाँ पे ख़त्म कर देती है। उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे सॉइल के अंदर वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, और जो हमारी जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, यानी कि इतनी ज़्यादा उपजाऊ वो बचती नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो खत्म हो जाती है। मैंने इसके बारे में बताया। तो अब कहोगे इसका क्या सोल्यूशन है? देखो, पहले तो कई सारे सोल्यूशन निकाल लिए जाते थे। एक सोल्यूशन यहाँ पर फार्मर्स को आसान ये लगता है कि भैया जो स्टबल है, जो पराली है, इसको जला दिया जाए, जलाकर यहाँ पर काम खत्म कर दिया जाए और इससे यहाँ पर स्टबल ही नहीं बचेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो स्टबल बर्निंग का एक सोल्यूशन निकाला गया जिसका नाम था पूसा बायोडिकम्पोजर। तो पूसा बायोडिकम्पोजर इस प्रकार से यहाँ पर कैप्सूल्स बनाए गए। इससे यहाँ पर क्या होगा कि आप एक घोल बना सकते हो, एक आप लिक्विड फॉर्म इसका बना सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें मिलाकर, चने का आटा मिलाकर, गुड़ मिलाकर एक लिक्विड फॉर्म बनाओगे और उसको बनाने के बाद में आप क्या करोगे, इस पराली के ऊपर छिड़क दोगे। इससे क्या होगा, जब यहाँ पर इसके ऊपर छिड़क दोगे तो कुछ समय बाद, कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये खुद पराली अपने आप गल जाएगी, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर जलाने से आप बच गए। तो ये पूसा डिकम्पोजर है। अभी होता क्या है कि फार्मर्स को पूसा डिकम्पोजर खरीदना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर उसका यूज़ करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे कोई करेगा नहीं। उनको यहाँ पर आसान ये लगता है कि भैया एक तिल्ली लगा दी, उसके बाद यहाँ पर ये जला दिया, काम खत्म। वो चीज़ ज़्यादा आसान है, उसमें पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो पूसा डिकम्पोजर वाला जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ना कहीं फेलियर मार रहा था, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग लगभग 5,000 एकड़ की ज़मीन पर बिल्कुल फ्री में पूसा डिकम्पोजर का छिड़काव करने वाले हैं। इससे होगा ये कि विंटर के समय पर जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब छिड़काव कर देंगे तो इससे जो भी स्टबल है, वो जो भी पराली है, वो सब यहाँ पर गल जाएगी। बात क्लियर हो गई? तो ये यहाँ पर इसी चक्कर में आर्टिकल न्यूज़ में बना हुआ था। आगे आते हैं, हीट पेनिट्रेशन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब स्टबल बर्निंग के ऑल्टरनेटिव क्या है, मतलब स्टबल बर्निंग का क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो स्टबल का प्रॉपर्ली मैनेजमेंट किया जा सकता है। हम लोग जीरो टिलर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो डिकम्पोजर मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से स्टबल को टैकल करेगा। फिर उसके बाद जीरो टिलर मशीन, इस प्रकार से आपको ये वाली मशीन्स देखने को मिलती हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर स्टबल को छोड़ती नहीं है, अच्छे से यहाँ पर काम कर लेती हैं, ठीक है ना, यानी पराली को छोड़ती नहीं है। और ऐसे यहाँ पर एक और मशीन देखने को मिलती है, टर्बो हैप्पी सीडर, जिसको हम लोग THS के नाम से जानते हैं। वो आपको ये वाली मशीन्स देखने को मिलेंगी। इनका काम यहाँ पर यह है कि स्टबल को छोड़ा ही ना जाए, और जब ये स्टबल को छोड़ते नहीं है, स्टबल को क्लियर कर देते हैं या उसका यूज़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर यहाँ पर ये परेशानी जो है स्टबल बर्निंग की वो बचती नहीं है। फिर एक ट्रीटमेंट ये निकल कर आता है कि देखो यहाँ पर क्या किया जाए, जो भी ये स्टबल बनकर निकल कर आ रहा है ना, उसको बेसिकली कैटल फॉडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले चारे की तरह या फिर गर्मी सेकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, बट कुछ समय से यहाँ पर इसका प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा है। अब स्टबल बर्निंग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, उन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में आपने पता ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना, इन्होंने यहाँ पर अलग अलग तरीके से काम किया हुआ है। आप कह सकते हो नेशनल कैपिटल रीजन जो आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर डेवलप कर रखा है एक मॉनिटरेबल एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान बना रखा है। मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि बेस्ड है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर इनका काम क्या है कि जो भी एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली उनको हम लोग टैकल कर सकें, उसके लिए कुछ एक्शन प्लान्स आपको ऑलरेडी देखने को मिलेंगे जो कि अगेन कमीशन फॉर एयर मैनेजमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो कुछ यहाँ पर मतलब कदम उठाए जा रहे हैं डेफिनेटली, बट कोई भी सोल्यूशन अभी तक स्टबल बर्निंग का प्रॉपरली देखने को हमें मिला है नहीं। अब हो क्या सकता है, हम लोग इसके अंदर वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या इसका उपाय हो सकता है स्टबल बर्निंग का, इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, हमें जैसे पता है कि जो स्टबल बर्निंग है ना, ये क्या कर रही है, हमारे रॉ मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर रही है, इससे बहुत सारा पोल्यूशन निकल रहा है, उससे यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ डैमेज हो रही है, हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टबल को जलाने से निकल रही है। तो हमें ज़रूरत यहाँ पर यह है कि हम लोग स्टबल का क्यों ना एक बेहतरीन यूज़ करने लगें, यानी जो ये वेस्ट है इसका हम एक अच्छा यूज़ करने लगें, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग एज अ चारा इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय भैंस का चारा यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं।
या फिर हमारी जो आगे टेक्नोलॉजीज़ है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है टर्बो हैप्पी सीडर, बायोडिकम्पोजर, इसका इस्तेमाल करके स्टबल बर्निंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो जलाने का यहाँ पर काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो स्टबल है ना, ये बेसिकली यहाँ पर रिसाइकिल किए जा सकते हैं, यानी कि इन स्टबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, इनका वापस से यूज़ किया जा सकता है। जैसे पेपर बनाने के लिए, पेपर के अंदर, कार्डबोर्ड के अंदर जो है ना, इनका यूज़ किया जा सकता है, ये बात आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ मैन्योर, यानी कि खाद के अंदर भी इनका यूज़ प्रॉपरली किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक उदाहरण ये देखने को मिलेगा, जो पल्ला विलेज है, जो पल्ला गाँव देखने को मिलेगा, दिल्ली से थोड़ा सा बाहर है, वहाँ पर जो नंदी फाउंडेशन है, इन्होंने लगभग 800 मैट्रिक टन जो ये स्टबल है ये फार्मर से परचेज़ किया, और ये जो पूरा स्टबल परचेज़ किया ना, इसको इन्होंने मैन्योर के अंदर यानी खाद के अंदर टर्न कर दिया, खाद के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे कई एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टबल भरने का एक सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये सोल्यूशन आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद में इन स्टबल का इस्तेमाल हम और भी तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, या इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल है उसके लिए, उसके बाद बायो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, चारकोल गैसिफिकेशन के लिए। तो एनर्जी को जनरेट करने के लिए भी इन स्टबल को जलाया जा सकता है, वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है अलग अलग चीज़ों के साथ में मिक्स कर करके। तो ये भी इसका एक बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड से कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है स्टबल बर्निंग का। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। वैसे हमने स्टबल बर्निंग के बारे में काफ़ी बार डिस्कशन किया हुआ है, तो इसमें कोई परेशानी आएगी नहीं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, चीता डे के बारे में जान लिया है। तो ये कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स थे आज के। आई होप अब गाइज आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जो भी टॉपिक्स हैं हमारे द हिंदू के अलावा, वो सब इस वीडियो में कवर हो ही रहे हैं। मेक श्योर करना आप वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस करो। लाइक के बटन से यहाँ पर वीडियो को सपोर्ट मिलता है, मुझे भी सपोर्ट मिलता है। आप इतना काम ज़रूर से कर सकते हो। मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।